हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोगों ने मैथ के 15 क्वेश्चंस किए थे जो कि अरिथमेटिक से थे, और आज हम आपको ये जो 15 क्वेश्चन दे रहे हैं ये मैथ पेडागोजी से हैं। ये 15 क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी की परीक्षाओं के हैं जो आपकी जैन फेब 2023 में हुई थी। आप इनको देखिए, समझिए, ये आपकी बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने रखे हैं वो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में सेम क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो और कई सारे इसमें सिद्धांत भी हैं इस वाले सेट में जो कि मैथ में अक्सर पूछे जाते रहे, ठीक है। आप इनको समझिए, देखिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका मैथ पेडागोजी को लेके अगर थोड़ा सा भी डर है अंदर या कोई डाउट है वो जरूर क्लियर होगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों के सामने है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन। यह क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे ज्यादा आप भी जानते होंगे कि पेडागोजी में जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। और लैंग्वेज अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आंसर करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। बच्चे को प्रमुखता देनी है और एक रचनावादी दृष्टिकोण जिस ऑप्शन में दिखे उसी को हमें ऑप्शन लगभग हमारा सही होता है, ठीक है। वो बातें हम लोग बाद में भी कर लेंगे, फिलहाल क्वेश्चन को समझते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि एनसीएफ 2005, जैसा कि आपको पता है कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के, जिसमें 5 मार्गदर्शी सिद्धांत भी उन्होंने बताए थे। एनसीएफ हमने अच्छे से पढ़ाया है, आप चैनल पे जाके देखिए, बहुत डिटेल में उसमें हमने आपको जानकारी दी है। तो वो उसमें कहा गया है क्या, गणित के शिक्षण अधिगम में, कि जो गणित का शिक्षण अधिगम होता है मुख्य व्यवस्थागत, उसमें जो समस्या होती है मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण या कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या दर्शाता है? तो बेसिकली हमें इतना पता करना है कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो शिक्षा के किस समस्या की ओर हमें बताता है, कि समस्या की ओर इशारा करता है। ऑप्शन नंबर 1 है उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर यहां एक ही कक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न खंडों सेक्शन में व्यवस्थित रूप से विभाजन। क्या ये समस्या ये बताती है, या ये जो भी चीज है, क्या ये हमें ये बताती है कि जो सेक्शन बटे होते हैं छात्रों में, आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि स्कूल्स में सेक्शंस बनाए जाते हैं, छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग अलग सेक्शन में बांट दिया जाता है। क्या ये समस्या जो यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन है क्या इस ओर इंगित करती है? ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जिसको हमें पता ही होना चाहिए कि कंपार्टमेंटलाइजेशन किससे रिलेटेड होता है। बाकी ये समस्या है वो अपने आप में एक अलग विषय है। आगे देखते हैं, यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद होता है। ये जो बात कही गई है कि एक जो लोअर क्लासेस को पढ़ाता है, एलिमेंट्री क्लासेस को पढ़ाता है और एक अपर क्लासेस को पढ़ाता है, उनके जो टीचर्स होते हैं उसमें आपस में इंटरेक्शन बहुत कम होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अध्यापक होते हैं उनमें आपस में जो चीजें होती हैं, रणनीतियां होती हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता है। यही समस्या यहां पर है। अगला ऑप्शन है, यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। देखिए, अगर आप विभिन्न स्तरों पर अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, जैसे प्राइमरी के लिए अलग करेंगे, जूनियर के अलग और आप अपर के लिए अलग करेंगे, तो इसमें समस्या क्या है? वो उसके लिए ट्रेंड होंगे, उसको पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होंगे जिसके लिए उनकी भर्ती हो रही है। तो ये तो शिक्षक छात्रों के लिए एक अच्छी ही बात है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे, यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन होता है। गणित के पाठ्यक्रम में विभाजन होना कोई समस्या नहीं है, ये कोई उससे कोई मतलब इसका लेना देना नहीं है। तो हमारा हो जाएगा शिक्षकों का आपस में सही से इंटरेक्शन ना हो पाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। क्या है कि वो 6 - 3 को 4 लिखता है। आप इसको देखिए, 6 - 3 को वो 4 लिखता है और 6 + 4 को 10 लिखता है, मतलब ये सही लगाता है, इसको गलत लगाया। 2 + 7 को 9 लिखता है, ये भी सही लगाया, लेकिन 9 - 7 को वो 3 लिखता है, ये भी गलत लगाया। देखने से हम लोगों को लग रहा होगा कि वो बच्चा कहीं ना कहीं जोड़ तो सही कर रहा है, लेकिन घटाने को क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। तो यहां पर क्या है, इस घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से, अच्छा चलिए देखिए पूछना क्या जाता है। उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है?
हमें ये देखना है कि अगर कोई बच्चा इस तरह से कर रहा है तो वो कौन सी अवधारणा है उसके अंदर जो गलत है और जिसका वो प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। चलिए देखते हैं, क्योंकि जोड़ तो वो सही लगा रहा है। स्थानीय मान, आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू की कोई भी बात आ रही है। स्थानीय मान का कोई भी यहाँ से सेंस आ रहा है कि जोड़ सही करना हो, घटाना गलत करना। यहाँ पर प्लेस वैल्यू से कोई इसका लेना देना है नहीं। समानुपातिकता से कोई मतलब नहीं, प्रोपोर्शनलिटी से कोई लेना देना इसका है नहीं। पश्चगामी पश्च गिनती करना, ये जो पॉइंट है इसको आप समझिए। हम सभी जानते हैं कि जब हमें आगे की तरफ गिनना होता है, अगर हम छोटे बच्चे की बात करते हैं तो सबसे पहले उसको फॉरवर्ड लर्निंग यानी आगे की सोच के बारे में होता है। लेकिन अगर वहीं पर उसको उल्टा पूछ दिया जाए, मतलब रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है एक छोटे बच्चे में, अब वो फॉरवर्ड तो जा सकता है बट रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। जीन पियाजे भी ये बात कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का एक स्तर होता है कि बच्चा सबसे पहले आगे चलना यानी आगे के बारे में ही सोच सकता है। तो प्लस करना चीजों को आसान लगता है उसको, बाकी इसके बजाय अगर माइनस यानी घटाने को कह दिया जाए तो उसको रिवर्सिबल वो थिंकिंग उसके अंदर उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। तो यही बात यहां पर हो जाएगी। बाकी ये संख्या को संख्याओं का बोध, संख्यांक क्या होते हैं, कोई संख्या लिखी है जैसे 27 लिखा है तो यहाँ पर अंक क्या है, 2 है और 7 है, लेकिन संख्या क्या है 27। तो इससे उसका लेना देना तो है नहीं, अंक वो बराबर समझ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 और 7 को उसने 9 किया है तो वो समझ पा रहा है, अंकों को समझ रहा है, संख्याओं को भी समझ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है। गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक हमें बताना है, जिसका मतलब महत्व सबसे कम है गणित में आकलन के लिए। चलिए देखते हैं। गणितीय दक्षता के पृथक संगठकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। वो ये कह रहा है कि गणित के उन संगठनों का परीक्षण कीजिए, कौन से, पृथक, बजाय वाले, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पहलू है उनको आप नहीं करिए। तो आप ये कैसे सही हो सकता है, मतलब आप महत्वपूर्ण को छोड़ रहे हैं और जो दूसरे संगठक हैं उनका आप परीक्षण कर रहे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। कहना क्या चाह रहा था ये भी तो देख लें। लेकिन में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। देखिए ये कह रहा है जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। मापने में सरल होना कठिन होना एक अलग विषय है, लेकिन बात यह जरूरी होती है कि क्या जो हम माप रहे हैं क्या वास्तव में उसको मापा जाना चाहिए। तो बात का महत्वपूर्ण होना यानी जिस चीज का हम आकलन कर रहे हैं उसका महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि वो सरल है या कठिन है। तो इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है, उसे नहीं जो मापने में सरल हो, ठीक है। गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात सही है, अगर आप गणित का आकलन कर रहे हैं तो जो खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, बच्चे का दृष्टिकोण, बच्चे की सोच आपको पता चलेगी, ठीक है। और अगला है शिक्षक और अधिगमकर्ता। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं इसको। ये था शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। देखिए आकलन का प्रथम उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि जो भी आकलन हो रहा है उससे हमें यह पता चल पाए कि बच्चा क्या कमी कर रहा है, और इवन शिक्षक क्या, ऐसा तो नहीं शिक्षक के पढ़ाने में, उसकी रणनीति बनाने में कोई ऐसी कमी छूट रही है जिससे कि बच्चा सीखने के उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आकलन होता है वो बच्चे के लिए तो फीडबैक होता ही है, साथ में शिक्षक के लिए भी बहुत फीडबैक का काम करता है। तो ये बिल्कुल सही है। गणितीय समझ में ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो, यह भी बात सही है। बात जो गलत यहां पर है वो कौन सी है, पहली गलत बात है, यानी सबसे कम प्रासंगिक यही चीज है। क्या, गणितीय दक्षता के पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय इसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। तो हम जानते हैं कि हमें महत्वपूर्ण और मूल्यवान पहलुओं का परीक्षण करना चाहिए, किसी पृथक संगठक या दुनियादारी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बाकी ये भी बात सही है, महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल, ठीक है। तो हमें महत्वपूर्ण मापना चाहिए। बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, क्वेश्चन नंबर 5 है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है। गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है, तो देखते हैं।
बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर, अगर हम उनको संख्या अंक लिखे कुछ खिलौने देंगे और स्वयं खेलने की अनुमति देंगे तो ठीक है, अपने एक सीमा तक तो ये चीज ठीक है, आप उनको अंकों वाले खिलौने दीजिए और उनको खेलने दीजिए। लेकिन क्या इससे भी बेटर कोई ऑप्शन है? क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे ना, गणितीय खेल के लिए उपयोग में सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, अगर आपको मैथ को खेल के साथ शामिल करना। ठीक है, देखिए अवधारणाओं के निर्माण हेतु, यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहा है। अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियों, आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता है या करती है। आप कितना अच्छा रहेगा जब एक टीचर अपनी जो रोज की पाठ्य योजना बना रहा है उसमें ऐसी चीजों को ला रहा है जो बच्चे के परिवेश से संबंधित हैं। यानी कि आप सभी जानते होंगे पहेलियां, आकृतियां, पहेलियों में बच्चों को बहुत रुचि होती है, आकृतियां, पत्थरों, डंडियों, इन सब चीज से बच्चा अच्छी तरह वाकिफ होता है। अगर इनको साथ लेकर हम अब, और सबसे बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगे तो इससे अच्छा कोई भी चीज हो नहीं सकती है। बच्चा स्वतः उसको देख करके और अपने से फील करके चीजों को सीखता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी शिक्षक शिक्षिका के मैदान में गणित का शिक्षण करा रही है, मतलब उसके खेल के मैदान में बैठ के वो गणित पढ़ा रही है, सब तो कोई मतलब है नहीं ना। खेल के मैदान में बैठने से क्या हो जाएगा? बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना, ये सब बातें बेकार की। वीडियो गेम से एक हद तक संज्ञानात्मक पक्ष विकसित होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बच्चों की जो कि अर्ली स्टेज के होते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है करके सीखना या वस्तुओं को मूर्त द्वारा सीखना। ठीक है, चलिए अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होना चाहिए। वो कह रहे जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें गणित की पुस्तक में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना चाहिए। एक बात बताइए, क्या अगर कई जटिल अवधारणाएं किसी प्रश्न में रख देंगे या किसी पुस्तक में रख देंगे तो क्या वो पुस्तक अच्छी बन जाएगी? सिर्फ जटिल अवधारणाओं से कोई पुस्तक अच्छी नहीं बनती है। अवधारणा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ सरल अवधारणाएं होनी चाहिए। अवधारणाएं सरल हो या कठिन हो वो मैटर नहीं करता है, महत्वपूर्ण बच्चे के लिए होनी चाहिए। अगला देखिए, अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न हो, क्या बहुत सारे अभ्यास प्रश्न किसी पुस्तक में दिए हो तो आप उसको एक अच्छी पुस्तक मान सकते हैं? क्योंकि सिर्फ रिवीजन ही पर्पज नहीं हो सकता है ना, रिवीजन मशीन नहीं बना रहे हैं हम बच्चे को, हम उसको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं जिससे उसका संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो किसी विशेष कॉन्टेक्स्ट को लेकर। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे रिवीजन से कोई लेना देना नहीं है, और कहीं भी आपको लग जाए कि ये कुछ अति हो रही है ऑप्शन में तो वो तो हो ही नहीं सकता। अगला देखिए, गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना चाहिए। संदर्भात्मक समस्याओं का मतलब समझिए, जब हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, और हमने पुस्तकों में, आज की पुस्तकों में देखा भी है, मॉडर्न बुक्स में बहुत सारा ये चीज इसी तरह से आती है। जो चीज पढ़ाई जा रही है अच्छे से आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया गया है और उसके बाद अगर उसको एग्जाम्पल के रूप में और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको कुछ भी अगर पढ़ाएं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ प्रॉब्लम देके, समस्या का मतलब होता है उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न या प्रॉब्लम देके, ठीक है, अगर उस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर दिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? सबसे अच्छा तो यही हो जाएगा। औपचारिक कलन विधि का प्रयोग करके, आप फॉर्मल अरिथमेटिकल या कलन विधि द्वारा ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा उसके लिए अच्छा कर दें, किसी बुक में कुछ अच्छे कर दें। ये एक नॉर्मल वही हो गई, मानक तरीके से सीखना। अगला हो जाएगा, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय विषय वस्तु। स्थानीय विषय वस्तु समझते हो, हमारे लोकल की जो विषय वस्तु होती है। और आस्वाद का मतलब होता है फ्लेवर। ठीक है, मतलब जो बच्चे के लोकेलिटी से रिलेटेड चीजें होती है। फ्लेवर का मतलब होता है आसपास परिवेश की चीजें जिनसे वो परिचित होता है। ठीक है, के साथ राष्ट्रीय पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है? वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 नई आई है उसमें ये बात पर जोर दिया गया है कि स्थानीय विषय यानी कि नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, जो पुस्तकें होनी चाहिए वो लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर से भरी होनी चाहिए, बच्चे के परिवेश से रिलेटेड होनी चाहिए। तो उसमें ये पूछा जा रहा है हमसे, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस कथन का समर्थन करता है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं।
शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। ये पहले तो आप ये समझ जाइए कि केवल मौखिक प्रश्न पूछने से क्या कुछ हो सकता है। हम सिर्फ मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं तो, और वो भी केवल, है ना, मतलब एक एक ही पहलू पर जा रहे हैं, वो भी निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। केवल से हमारा काम नहीं चलने वाला है, बच्चे के साथ बहुत कुछ करना होता है। सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। क्या एक भाषा विशेष में पुस्तकों का अनुवाद करने से सब कुछ सही हो जाएगा, या वो लोकल कंटेंट और फ्लेवर को अपने अंदर समाहित कर लेंगी कि हमने सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है, आपकी लैंग्वेज हिंदी कर दी है तो सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। ये बात अपने आप में पढ़ते ही सही लग रही है कि पाठ्य पुस्तक हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो जिस समुदाय का है और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला होना चाहिए। उस पढ़ाई का, उस शिक्षा का क्या फायदा जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे परिवेश के काम ना आए। तो ये बिल्कुल सही यहां से ऑप्शन है। अगला देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। कंप्लीमेंट्री मटेरियल हमें कहां से होना चाहिए? जो लोकल होता है उससे होना चाहिए। बिल्कुल वही बात कह रहा है जो क्वेश्चन में कही थी। स्थानीय संदर्भों से मतलब होता है जब भी कोई चीज वहां पर समझाना हो और उदाहरण के तौर पर, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट वहां पर उठाए जाए, स्थानीय संदर्भ उठाए जाए और उन्हीं की आवश्यकताओं पर। बिल्कुल दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, 3 और 4। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला है, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है तो वो क्या करता है? और कहाँ, कक्षा 5 का बच्चा है तो क्या करता है? 3/10 को 1.3 कर देता है, 7/10 को 1.7 और 15/10 को कर देता है 2.5। ठीक है, तो देखते हैं, लिखता है इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा? बच्चा गलत कर रहा है और आपने देखा होगा सीटेट में एक क्वेश्चन इस तरह का खूब आता है कि बच्चा जो गलती करता है, यानी बच्चा उस गलती को क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। 1 से 2 क्वेश्चन इस पे जरूर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला, कक्षा में उसका लापरवाही रवैया है। मतलब लापरवाही रवैया से क्या होगा? वो सवाल ही नहीं लगाएगा अगर लापरवाह होगा, है ना। तो ये लापरवाही की तो कोई मतलब नहीं, वो भी एक अच्छे खासे पैटर्न में लगा रहा है। आप देखिए ना, 10 3 13 है ना, 1.3, 10 7 17, 1.7, एक पैटर्न में लगा रहे हैं। तो लापरवाह कहां से? वो कॉन्सेप्ट क्या सोच रहा है, ये चीज हमें पकड़नी है। अगला देखिए, ये तो होगा नहीं। सेकेंड देखिए, वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है। कर तो वो ऐसा ही रहा, लेकिन क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो इससे अच्छा स्पष्टीकरण है? देखते हैं। वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है। देखिए, वो किसी अरिथमेटिकल प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहा है। आप देखो तो ऐसा कुछ भी वो प्रोसेस नहीं है कि किसी विशेष वो अरिथमेटिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। कोई कलन विधि का प्रयोग यहाँ पर वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा कर रहा है, अंश और हर को जोड़ के और बीच में क्या लगा रहा है? पॉइंट लगा रहा है। वह गणित से डरा हुआ है, नहीं डरा रहा कुछ भी नहीं है, वो आराम से सवाल लगा रहा है। सभी तो सवाल लगा रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो सबसे अच्छा है वो हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। जब भाग लगाया जाता है तो जो शेषफल बचता है वो भाजक से, ठीक है, जिससे भाग दिया जा रहा है उस संख्या से हमेशा कैसा होता है? कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अगर आपको बच्चों को ये बात बतानी है कि बेटा जो शेष बचेगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, यानी भाग देने वाली संख्या से छोटा होगा, तो इसके लिए हमें उसको कैसे समझा सकते हैं इस बात को? पहला है, हस्त कौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको नियमित तरीकों से बराबर समूहों में बांट और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। है तो ये बात सही है, लेकिन सेकंड देख लेते हैं क्या है इसमें। अलग अलग शेषफल मिलने पर आधारित विभाजन की केवल 2 अंक की संख्या। क्या कह रहा है? केवल 2 अंक की समस्याएं दें। मतलब ये कोई अजीब सी बात। केवल 2 संख्या देके क्या करेंगे हम? क्या 1 अंक से काम नहीं चलेगा? हम उसको 9 में भाग दे रहे हैं, चलो 4 का दे रहे हैं, तो क्या इससे काम नहीं चलेगा?
तो कोई बिल्कुल मतलब फालतू की बात है, केवल 2 अंक की समस्याएं देंगे, बिल्कुल गलत है ये। अगला देखते हैं, श्याम पट पर 1 या 2 विभाजन के प्रश्नों को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं। कुछ भी ऐसा नहीं, 1-2 प्रश्न को हल करेंगे, वांछित संबंध दिखाएंगे, तो क्या इससे उसकी संकल्पना डेवलप हो जाएगी। आप एक प्राथमिक लेवल पे पढ़ा रहे हैं, उसमें पहले ही कह दिया गया प्राथमिक स्तर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड पे पढ़ा करके आप उसकी संकल्पना को सही कर सकते हैं, संकल्पना को डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है, संबंध को प्रमाणित करने की गुणन एवं योग का प्रयोग करें। कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने पहले ही मिल चुका है कि हम कुछ ना कुछ फिजिकल मटेरियल लेंगे, मूर्त चीज लेंगे। जैसे अगर कंकड़ ले लेते हैं और हमने ले लिए कितने, 3, 2, 5 कंकड़, और हमने कहा इसको 2-2 के समूह में बांटिए। कितने में बांटिए, मतलब एक तरह से अगर कहा जाए समझने के लिए तो 5 में 2 का भाग लगाइए, 2-2 के समूह में बांटिए। तो बच्चा इस तरह से 2-2 के समूह में बांट देगा और आखिरी में उसको 2 का समूह नहीं मिलेगा तो कितना बच जाएगा, 1। ऐसे करके आप और उसको दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। अब उससे कहिए 3-3 के समूह में बांटे, तो वो जब 3-3 के समूह में बांटेगा फिर से 1 बच जाएगा। तो हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ जब हमने 2-2 के समूह में बांटा, यहाँ 3-3 समूह के बांटा, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो बाद में शेष बच रहा है हमारे पास, वो इससे कहीं ना कहीं हमेशा क्या बच रहा है, कम बच रहा है, छोटा बच रहा है। और यही सबसे अच्छा उदाहरण होगा उसको समझाने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहां से है, बैन हेले, बहुत बार पूछा गया ये। बैन हेले के ज्यामितीय चिंतन, जो इन्होंने ज्यामितीय चिंतन का अपना ज्यामिति पे पूरी थ्योरी दी है, चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृष्टिकरण, है ना, दृष्टिकरण, विजुअलाइजेशन, दृष्टिकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए बैन हेले जो कि नीदरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सन करीब 1957 में अपना सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि इन्होंने लेवल 5 बताए थे। बच्चा जो होता है वो 5 लेवल से ज्यामितीय आकृतियों के साथ अपना संबंध या ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अपनी सोच डेवलप करता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, उसको देखिए। जो पहला था वो लेवल आप 0 कह सकते हैं, लेवल 0, जिसको इन्होंने नाम दिया था यही दृश्यीकरण। क्या दिया था, दृश्यीकरण, यानी विजुअलाइजेशन। अभी बताएंगे इनके बारे में। जो दूसरा लेवल था, क्या यहाँ लिख सकते हैं हम, जगह है क्या, दूसरा लेवल जो था, लेवल 1 जो था, उसमें इन्होंने बात की थी विश्लेषण की। किसकी बात की थी, विश्लेषण की, यानी एनालिसिस की बात की थी, एनालिसिस की बात की थी। और जो तीसरा था वो लेवल 2 था, जिसमें इन्होंने अनौपचारिक निगमन की बात की थी, अनौपचारिक निगमन, जिसकी इंग्लिश होती इनफॉर्मल डिडक्शन। और चौथा था लेवल स्तर, जिसे आप कह सकते हैं 3, स्तर 3 था, जिसमें इन्होंने औपचारिक निगमन की बात की थी, औपचारिक। बाकी ये पूरा सिद्धांत अलग से बताएंगे। फॉर्मल डिडक्शन की बात की थी। और जो लास्ट था 5वां, लेवल 4, इस पे इन्होंने दृढ़ता की बात की थी, दृढ़ता यानी रिगोर की बात की थी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, कम से कम क्वेश्चन आया तो अभी थोड़ा समझ लें। बाकी वेन हेले पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें उनके पूरे सिद्धांत को बहुत अच्छे से बताएंगे। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन वेन हेले से पूछा जाता है वो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं। दृष्टिकरण का मतलब होता है यहां पर बच्चा जो आकृतियों को देखता है, मतलब आकृतियों की जो समझ उसके अंदर होती है वो देख कर होती है, विजुलाइज करके होती है। अब हम लोग अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी पे बच्चा क्या होता है कि उसको अगर हम थोड़ा सा भी बता देते हैं आकृतियों के बारे में, तो जैसे सपोज करो हमने उसको बता दिया कि अगर आप त्रिभुज की बात करेंगे तो इस तरह से एक आकृति होती है जिसको त्रिभुज कहते हैं। अगर उसको इस तरह की आकृति हमने, अब उससे हम पूछते हैं तो वो आराम से बता देगा। एक वो उदाहरण दे सकता है समोसा,
इसी आकृति का होता है। या फिर गोल की बात करेंगे तो रोटी, रुपया, किसी भी गोल चीज को बारे में वो वृत्त के बारे में बता सकता है। ठीक है, विजुलाइज करके, सिर्फ उसको देख करके, आकृति उस टाइप की है उसको देख करके ही वो आकृतियों के बारे में अपना निर्णय बनाता है। ठीक है, तो यहां पर ही हो जाएगा दृष्टिकरण। अगर विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण में बच्चा गुणों के आधार पर, इसके आधार पर, गुणों के आधार पर, एक त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, यहां तो सिर्फ उसने आकृति का स्वरूप देखा और बता दिया कि ये हाँ ये त्रिकोणीय आकृति है तो वो त्रिभुज है, और इस तरह की जितनी चीजें उसको दिखेंगी सबको वो वही बताएगा कि हाँ ये सर ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, लेकिन जब विश्लेषण की लेवल, जब विश्लेषण वाला आता है तब बच्चा गुणों के आधार पर उनको बांट सकता है, बांट लेता है। जैसे उसको पता होता है चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो वो वहां पर गुणों के आधार पर उसको बांट लेगा, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो इस तरह से यहां पर आ जाएगा विश्लेषण। जब अनौपचारिक निगमन की बात आएगी तो अनौपचारिक निगमन में बच्चा उनके बीच में संबंध स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? संबंध स्थापित कर लेता है अनौपचारिक निगमन में। संबंध से मेरा मतलब होता है वो वर्ग और आयत को अलग अलग डिटरमाइन कर सकता है। यहां पर सिर्फ उसको चतुर्भुज का ज्ञान था, लेकिन जब यहां पर आएगा अनौपचारिक पे तो वर्ग को और किसको, आयत को अलग अलग डिफाइन कर सकता है। वो कह सकता है कि एक जो वर्ग होता है वो आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होता है। तो ये लेवल कौन सा होता है? अनौपचारिक निगमन होता है। अब जब औपचारिक फॉर्मल डिडक्शन पे आते हैं, औपचारिकता से मतलब होता है जब बच्चा सूत्र, प्रमेय, थ्योरम उससे चीजों को सिद्ध कर सकता है और चीजों को मतलब थ्योरम के माध्यम से उससे रिलेट कर सकता है थ्योरम को किसी भी आकृति में, तो वो जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है? औपचारिक वाली। और लास्ट में बढ़ती है दृढ़ता, रिगोर, यानी लास्ट स्टेज पे लेवल पे बच्चा क्या करता है कि यहां पर आकृतियों की समझ उसके अंदर खुद डेवलप हो जाती है और वो प्रमेय को आगे स्तर पर ले जा सकता है, खुद चीजों को सिद्ध कर सकता है। ठीक है, निष्कर्ष निकाल सकता है, ये लास्ट लेवल होता है। तो कुल मिला के ये आपको संक्षेप में हमने बता दिया वैन हेले का जो चलता है, और इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही सरल है। क्या था? वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण, है ना, दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर। अब दृश्यीकरण बुनियादी स्तर में बच्चा क्या करेगा? आप देखिए यहां पर देखते हैं, पहला, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होंगे। क्या गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर बच्चे को उसके गुणधर्म नहीं पता होंगे। उसको नहीं पता होता वर्ग में वर्ग के चारों जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण आपस में 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये उसको नहीं पता होता है। ठीक है, किस अवस्था में? विजुअलाइजेशन में। आगे बात करते हैं, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के क्या यहाँ पर थ्योरम डेवलप हो जाती है? नहीं, सूत्र थ्योरम डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि औपचारिक स्तर की ये चीजें, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत। तीसरा है, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप, दिखावट, आ गया ना, स्वरूप और दिखावट के आधार पर क्या कर पाते हैं? पहचान पाते हैं। बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक इतना भी अगर आपने, जितना हमने अभी बताया, इतना भी अगर वैन हेले के बारे में आप समझ पाते हैं या आपने अंदर इसको, इस जानकारी को रख पाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, देश का भविष्य और बच्चों के भविष्य को, श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 अभी हाल ही में आई थी के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण, किसकी? टीचर्स मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पर। शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है ना। आप भी जानते हैं, अगर हम टीचर को, जो भी पहले के हो चाहे बाद के हो, अगर उनको हम इन सर्विस ट्रेनिंग देते रहते हैं, विभाग चलाते रहते हैं कि उनको इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों दी जाती है? ताकि उनका मोटिवेशन लेवल अप किया जा सके और नई नई चीजों से उनको अवगत कराया जा सके। जो चीजें नई इंप्लीमेंट हो रही, नए सिद्धांत आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के नए नए तरीके रोज खोजे जा रहे हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा, वो उनका जो प्रॉपर प्रशिक्षण है वो अध्यापकों को दिया जाता है ताकि वो डिलीवर कर पाए, क्योंकि शिक्षक ही होता है जो एग्जीक्यूशन लेवल पे होता है। सबसे जो मेन भूमिका होती है किसी की, वो शिक्षक की ही होती है, क्योंकि वही एग्जीक्यूट करता है अल्टीमेटली, किसी भी योजना को बच्चों तक पहुंचाता है, किसी भी सोच को, किसी भी थ्योरी को, किसी भी सिद्धांत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सशक्तिकरण है, इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए सीपीडी,
सीपीडी जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। सीपीडी का अर्थ क्या है? ठीक है, ये नई प्रचलन में है तो इसलिए इसको पूछ लिया गया था। चलिए देखते हैं इसका हो जाएगा। इसका आप ही देख लीजिए, यही होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब लगातार जो है उनमें क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। उनका जो है जो टीचिंग क्वालिटीज है उनको निखारा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में। जो मूल्यांकन होता है वो विद्यार्थियों की सामान्य और विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारी शिक्षण में, है ना, उपचारी शिक्षण में, जिसे हम कहते हैं रिमेडियल टीचिंग। आपने खूब नाम सुना होगा रिमेडियल टीचिंग। जब रिमेडियल टीचिंग, जब बच्चे को हम उसका आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसके द्वारा जब उसकी कमियों को हम पता लगाते हैं और कमियों को पता लगाने के बाद जब उसको हम उसका सलूशन देते हैं, उन कमियों को दूर करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। ठीक है, उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में की सहायता करता है। तो मूल्यांकन किसकी सहायता करेगा? अगर योजना बनाना है तो योजना कौन बनाएगा? हमने पहले अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो एग्जीक्यूशन लेवल पे होता है वो शिक्षक होता है। तो ये किसकी मदद करेगा? शिक्षकों की मदद करेगा। ठीक है, आगे देखता हूं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1, है ना, कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? अधिगम प्रतिफल नहीं है। चलिए बात ये देख लेना ध्यान से कि कक्षा 1 के स्टूडेंट के लिए हो रही है, तो कौन सा हम उसके लिए लर्निंग आउटकम, और अधिगम प्रतिफल का मतलब होता है लर्निंग आउटकम, जो बच्चे से हम जब भी कोई चीज पढ़ाते हैं, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए लर्निंग आउटकम होता क्या है। जब भी बच्चे के लिए कोई योजना बनाई जाती है, उसको पढ़ाने के लिए कोई चीज रखी जाती है या पढ़ाने की योजना तैयार की जाती है, तो हमेशा उसके पीछे क्या उद्देश्य है उसको निर्धारित रखा जाता है। हम बच्चे से क्या, मतलब इस चीज को पढ़ाने से हम बच्चे में क्या डेवलप करना चाहते हैं, क्या निखारना चाहते हैं, वही कहलाता है लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो कक्षा 1 के लिए क्या लर्निंग आउटकम क्या है? प्रतिफल नहीं है। हमें नहीं वाला देखना है, तो पहले है वाले अलग कर लीजिए। क्या है? 50 तक की संख्याओं को, ये इंग्लिश का था, 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना। बिल्कुल कक्षा 1 के बच्चे से अपेक्षा की जा सकती है कि वो 50 तक नंबर्स को पहचान भी सके और लिख भी सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अगला है पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना। देखिए पहले तो समझ लीजिए पुनर्समूहीकरण होता क्या। पुनर्समूहीकरण होता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू ही हम आपको बता देते हैं। हम वो लिख रहे हैं 2 4 और नीचे लिख रहे हैं 3 6 और इनको हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया। तो 6 4 10 10 और 10 किस तरह से होता है, तो 10 मतलब यहाँ पर 0 इकाई और 1 किसमें चला गया, दहाई में। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 0 ही लिखेंगे और जो दहाई का 10 है, क्योंकि ये इकाई के सामने का है, तो हम दहाई को पुनर्समूहीकरण करके रिग्रुपिंग करेंगे किधर, इस तरफ, क्योंकि हमें उसको अल्टीमेटली यहाँ पर जोड़ना। 3 2 5 ये दहाई के अंक है और तभी 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही पुनर्समूहीकरण कहते हैं। ये जोड़ में होता है और इसी तरह से घटाव में भी होता है। जैसे अगर 2 3 से 1 4 घटाया जाए तो यहाँ पर कैसे घटाएंगे, आप भी जानते होंगे 3 से 4 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से जब हम लेते हैं हासिल तो इसको पूरा यहाँ दहाई आता है तो 10 आता है, तभी तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तब यहाँ पर आप घटाओगे 9 बचेगा और यहाँ से क्योंकि एक 10 चला गया था तो 20 से 10 ही बचेगा, आप क्योंकि 20 था तो 10 यानी 1 और 1 से 1 जाएगा तो 0। बात समझ में आई होगी, इसी को ही पुनर्समूहीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पुनर्समूहीकरण के बिना, अब वो कह रहा है पुनर्समूहीकरण नहीं करना है, हासिल वाले नहीं देना है उसको, 20 तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बच्चों को 20 तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना आना चाहिए, बशर्ते यहाँ पर कक्षा 1 है तो हासिल वाले सवाल उसको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित नहीं, गुणा का कॉन्सेप्ट कक्षा 1 में नहीं होता है। हम उसको जोड़ घटाना तक का ही कॉन्सेप्ट कक्षा 1 की उसमें आता है, गुणा नहीं होता है, तो विस्तारित नहीं करेंगे। ये अवधारणा आगे की कक्षाओं में विकसित की जाती है। अंकीय संख्याओं में कहा, किसी दो अंकीय संख्याओं में अंक के स्थानीय मान को पहचानना। जब हम 50 तक की संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें 2 अंकीय संख्याएं भी हैं, जिसमें बच्चों को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि क्या इकाई अंक है और क्या दहाई अंक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का, कक्षा 5 के छात्रों के लिए है,
कक्षा 5 के छात्रों के लिए, और एक वृत्त का चित्र बनाया, क्या दर्शाने के लिए, भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने के लिए क्रियाकलाप दिया बच्चों को। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है आगे कि जो श्री जोसेफ है वो ब्रूनर के, जो ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड या प्रकार का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए वो कर क्या रहा है, वो इस तरह से कुछ कर रहा है, एक वृत्त को इस तरह से अगर डिवाइड आप करोगे और एक को छायांकित करोगे और इससे कहोगे कि भिन्न के रूप में निरूपित करो, तो आप क्या करोगे, 1/4 1/4। ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहा है कि अगर इस तरह का कोई टीचर कर रहा है तो वो ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड को वो फॉलो कर रहा है। तो आप भी जानते हैं ये एक आइकोनिक मोड है, यानी यहां पर वो चीजों को किस माध्यम से कर रहा है, चीजों को आइकोनिक यानी दिखा के कर रहा है। चीजों को कैसे कर रहा है, दिखाकर कर रहा है। और यहां पर 3 अवस्थाएं दी गई हैं, जैसा कि ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, 3 प्रकार बताए हैं। जैसा पहला होता है इनएक्टिव, जिसमें अभिप्रदर्शन या क्रियात्मक जिसे बोलते हैं, दूसरा होता है आइकोनिक, और तीसरा होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक से मतलब होता है जब वो भाषा का प्रयोग करने लगता है और अपनी बात को कहने के लिए भाषा का प्रयोग करता है तो उसे सिंबॉलिक कहता है। ठीक है, और इनएक्टिव जब वो क्रियाकलाप द्वारा, यानी छोटा बच्चा होता है और आप भी जानते हैं हाथ पैर इधर उधर हिला हुला के अपनी बातों को, अपनी जो अंदर की बात है उसको कहने का प्रयास करता है, जो कि अगर जीन पियाजे में भी देखें तो जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, उसके लक्षण यहाँ पर बच्चे में लगभग होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की बताई, बाकी ब्रूनर का सिद्धांत डिटेल में करेंगे, इसमें अगर इसको और ज्यादा करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला, आइकॉनिक। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 था, अगला देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां पर देखते हैं पहला क्या है, आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। पहला जो ऑप्शन है ये कह रहा आकृतियों का, जो आकृतियां होती हैं उनका परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न कैसे हो सकता है, परिमाप सपोज करो हम इसका ये आकृति ले रहे हैं और इसकी एक भुजा हमने कर दी है 4, तो समबाहु त्रिभुज कोई लिया तो इसकी तीनों भुजाएं 4 हो जाएंगी, और एक इस तरह से हमने ले लिया है वर्ग और इसकी एक भुजा कर दी 3, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 4 3 12, और इसका परिमाप भी कितना हो जाएगा, 3 12। लेकिन जब इनका हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर नहीं होगा। तो जो पहली बात है आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, ये पॉइंट सही है। वो हमसे कह रहा था कथन सत्य नहीं है, तो नहीं वाला ज्ञात करना, यानी ये तो बात सही है, तो ये तो फिलहाल सही है। अगला देखते हैं, आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है। अब वो उल्टी बात करा, आकृतियों का क्षेत्रफल समान कैसे होगा, एक अगर यहाँ पर हम आयत ले लेते हैं और इसको 8 करते हैं, इसको 2 करते हैं, और एक वर्ग ले लेते हैं और इसकी भुजा को हम 4 मानते हैं, तो आकृतियों का क्षेत्रफल समान, देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 4 चौकू 16 क्षेत्रफल जा रहा है इसका, और 8 दूनी 16 इसका भी जा रहा है, तो 16 दोनों का है, यानी बात बिल्कुल सही, परिमाप अलग है। क्यों, 8 8 16 2 2 4 16 4 20 इसका परिमाप बन रहा है, और 4 चौकू 16 इसका परिमाप बन रहा है, तो परिमाप समान नहीं है लेकिन क्षेत्रफल समान है, यानी ये बात भी सही है। आगे क्या कह रहा है, एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक से अधिक आकृतियां तो उनका क्षेत्रफल समान हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों बातें सही हैं, तो ये जो बात है यही गलत होगी, और देखते हैं क्यों होगी। किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वो ये कहना चाहता है कि अगर आपको किसी आकृति का आयतन निकालना है तो आपको उसके आयाम पता होने चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि अगर हम घन की ही बात कर लें और घन का अगर हमें सिर्फ विकर्ण ही दिया हो, √3 × a, तब भी हम उसका आयतन निकाल सकते हैं, यानी हमें जरूरत नहीं है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की। तो ये बात कहीं ना कहीं कैसी है, सत्य नहीं है, बाकी तीनों बातें सही है। तो आपने देखा 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। पेडागोजी का ये पहला क्लास था मैथ का, तो थोड़ा सा है ना समझने में, आप भी समझते होंगे चीजों को, आप इंटरेक्ट करने में थोड़ी सी ये लगता है ना
आप हमें थोड़ा सा लैंग्वेज हमारी समझेंगे और हम आपको। तो चलिए आगे क्लासेस आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीटेट से रिलेटेड आपको ढेर सारा मटेरियल हम आपको आने वाले समय में प्रोवाइड कराएंगे और काफ़ी कुछ प्रोवाइड करा भी चुके हैं, और जो भी बिल्कुल रेलेवेंट होगा आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।